बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित चूँकि न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण, ठीक भैया, ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। ध्यान देंगे, ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। ये रैखिक समीकरण परिभाषा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आपके सामने लिखा गया 2x + 4 = 0 एक रैखिक समीकरण है ना भाई। पहला एग्जाम्पल रखा गया। दूसरा आपके सामने लिखते हैं 2x + 3y - 12 = 0। इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 1, इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 1 है। बस दोनों में अंतर क्या है, इसमें केवल एक चर राशि है, इसलिए इसे हम एक चर राशि वाला रैखिक बहुपद कह सकते हैं, रैखिक समीकरण। जबकि इसमें दो चर राशि, इसलिए हम इसे कहेंगे दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। कन्फर्म हो गया, दोनों समीकरण हैं रैखिक समीकरण। बस पहले में एक चर राशि है, इसलिए एक चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, और इसे हम दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहेंगे क्योंकि इसमें दो चर राशि है। इस अध्याय में हमें दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए देखा जाए। दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। ध्यान देंगे, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण, ठीक भैया। ये हेडिंग है, ध्यान देंगे आप। दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशि उपस्थित हो, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक भैया। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, क्योंकि हमने लिख दिया है रैखिक समीकरण। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यदि चर राशि की संख्या कितनी हो, 2, तो इसे हम दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। कन्फर्म हुआ इतनी बात भाई। ध्यान देंगे आगे। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, मानक रूप, ये आपको याद करना पड़ेगा। दो चर राशि रैखिक समीकरण युग्म नहीं, अभी बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो यह ax + by + c
बराबर 0 के रूप का होता है। जितने भी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण होंगे सब इसी के रूप के होंगे, इसलिए ऐसे रूप को हम व्यापक रूप कहेंगे, जहाँ क्या बताएंगे, ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं। कौन संख्याएं भैया? वास्तविक संख्याएं। कन्फर्म हो इतनी बात भाई? ध्यान देंगे आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से बताया गया। फिर दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण बताया गया, ये भी एग्जाम्पल से इसका मानक रूप लिखा गया। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। किसके बारे में भैया? रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हेडिंग आप लिखिएगा, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान देंगे भैया, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो और दोनों समान हो। ध्यान देंगे, यदि दो चर राशि वाले दो रैखिक समीकरण समान चर राशि में हो, जैसे आपके सामने हम रैखिक समीकरण लिख रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आप देख रहे हैं दो चर राशि वाला दो रैखिक समीकरण है और जिसमें समान चर राशि हैं, x y दोनों में है ना, तो ऐसे समीकरण युग्म को ही दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण ये दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण ये है भैया, और इसे ही दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। कंफर्म होती बात भाई? जहां a1 b1 c1 व a2 b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। कंफर्म हो भाई? ये जो है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म है, और इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। इतनी बात कंफर्म हुआ भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम युगपत समीकरण भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म हैं, इसको हम युगपत समीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते भाई? युगपत समीकरण। कोई दिक्कत इतना समझने में भाई? ये आपको रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानकारी दी गई। अब हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। हेडिंग लिखेंगे भैया, रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण। हेडिंग लिखेंगे आप। देखिए भाई, इसके पिछले वाले अध्याय में बहुपद में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण
सिखाया गया और हमने पाया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो आलेखीय निरूपण प्राप्त होता है एक सीधी रेखा व्यक्त करती है ना भैया। ध्यान देंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सीधी रेखा होती है। ध्यान देंगे, कौन सी रेखा भैया? सीधी रेखा, है ना। तथा रेखा पर उपस्थित जितने बिंदु होते हैं वो सब बिंदु रैखिक समीकरण के हल होते हैं। और बताया जाए, ध्यान देंगे, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक समीकरण का हल होता है। ये बात पिछले अध्याय में बहुपद चैप्टर में रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण में हमने प्राप्त किया था। मैं पाया था कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखन करने पर जो आलेख प्राप्त होता है वो एक सीधी रेखा व्यक्त करती है और सीधी रेखा पे जितने बिंदु होते हैं प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक उस समीकरण का हल होता है। यहाँ हमें पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण, ये तो पढ़ना भैया। तो ध्यान देंगे चूंकि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा क्या देती भाई? एक सीधी रेखा को निरूपित करती है। ठीक भैया, इसलिए कह सकते हैं, जो रैखिक समीकरण का युग्म होगा वो दो सीधी रेखाओं को निरूपित करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दो सीधी रेखा या दो सीधी रेखाओं को निरूपित करता है। भाई, जब एक रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा व्यक्त करता है तो दो रैखिक समीकरण, ये लिखा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब ये है कि दो समीकरण हो तो दो सीधी रेखा व्यक्त करेगी ना। और यदि इन दोनों रेखाओं को एक साथ लिया जाए तो समतल में दोनों रेखाएं की निम्नलिखित तीन स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। ध्यान देंगे, यदि दोनों रेखाओं को एक साथ निरूपित किया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं तीन संभावनाएं दे सकती हैं। क्या लिखे भाई? दोनों रेखाओं
ये दोनों रेखाओं को एक साथ निरूपित किया जाए तो समतल में निम्नवत तीन संभावनाएं संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए कौन कौन संभावनाएं भाई। देखिए भाई, थोड़ा सा लिखा जाता है, जैसे बोलने से आप सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। अगर हमारे सामने आप रहते तो आपको एक बार दो बार बताया जाता, आपके दिमाग में स्थिर हो जाता, बैठ जाता। लेकिन आप हमारे सामने नहीं, हम एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक भैया, और आप भी लिखते रहिए तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना भैया। नहीं तो ऐसे देख करके आप हट जाएंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर हट जाएंगे, तो इस स्थिति में ये नॉलेज नहीं हो पाता है, जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन जब आप देख देख लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी। ठीक भैया, तो तीन संभावनाएं जो हैं, देखा जाए कौन कौन संभावनाएं हैं। ये आपके सामने हमने तीन कार्तीय तल बनाया है, और जब इन कार्तीय तल में दोनों रेखाओं को हम निरूपित करते हैं तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है कि दोनों समीकरण के द्वारा जो दो रेखाएं प्राप्त हैं वो एक दूसरे को किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। देखिए, जैसे एक समीकरण के द्वारा ये रेखा मिली, एक समीकरण के द्वारा ये रेखा मिली, तो एक दूसरे को जिस बिंदु, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेंगे, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। नोट में क्या लिखेंगे भाई, निष्कर्ष क्या है इसका, निष्कर्ष क्या बताएंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करती हैं। ये निष्कर्ष निकला भाई। अच्छा, एक बात यहाँ भी ध्यान से सुनिए, आपको अभी हमने इसके पहले बताया था कि जो रैखिक समीकरण के द्वारा आलेखन प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा पर स्थित बिंदु उस समीकरण का हल होता है, बिंदु का निर्देशांक उस समीकरण को संतुष्ट करता है। लेकिन यहाँ पे दो समीकरण है, अर्थात युगपत समीकरण है, तो वही बिंदु दोनों समीकरण का हल होगा जो दोनों समीकरण के द्वारा निरूपित सीधी रेखा पर स्थित हो। जैसे आप देखिए, एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, तो दोनों बिंदुओं पर यदि हम इसे यम मान लें तो यम बिंदु स्थित है, अर्थात यम बिंदु का निर्देशांक इसका एक हल है। समझ रहे हैं भैया, प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक बिंदु ऐसा होता है जो दोनों रेखा पर स्थित हो, अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक दोनों समीकरण का हल है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए भाई। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, अर्थात कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या मिलेगा, निष्कर्ष यही मिलेगा कि दोनों रेखाएं समांतर रेखा को व्यक्त करती हैं। कन्फर्म हुआ भैया, ध्यान देंगे। एक निष्कर्ष यहाँ पे प्राप्त हुआ आपको, एक निष्कर्ष यहाँ पर प्राप्त हुआ। ये दोनों निष्कर्ष दो प्रकार के आलेखन से प्राप्त हुआ, पहले में प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हुई, दूसरे में समांतर रेखा। ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक समीकरण के द्वारा जो सीधी रेखा प्राप्त हो, उस दूसरे समीकरण के द्वारा जो सीधी रेखा प्राप्त हो, वे परस्पर एक दूसरे के ऊपर स्थित है। मान लेते पहला
समीकरण के द्वारा पी क्यू रेखा मिले और दूसरा आर एस मिले। तो ये पी क्यू और आर एस एक दूसरे के ऊपर स्थित है ना भाई, एक के ऊपर दूसरा स्थित है। इस स्थिति में जो निष्कर्ष मिलेगा, निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष कि दोनों रेखाएं समपाती रेखा व्यक्त करती हैं। ये तीसरी स्थिति का निष्कर्ष हुआ। और यहाँ भी देखिए, आप देखिए दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, अर्थात इन दोनों रेखाओं पे प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, एक हल होगा, है ना भैया। भाई दोनों रेखा पर वह बिंदु स्थित होना चाहिए, तभी तो दोनों समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर जो भी बिंदु लिया जाए वो दोनों समीकरण के द्वारा प्राप्त या कह सकते निरूपित रेखा, है ना भैया, पर ही स्थित है। तो प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक दोनों समीकरण का क्या होगा, हल होगा। अर्थात संपातिक स्थिति में रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के या युगपत समीकरण के अनेक हल प्राप्त होते हैं।